नमस्कार विद्यार्थियों, जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूँगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, मेरी इस कक्षा का संबंध महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा शक्तिशाली लोधी सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के बारे में। वह सिकंदर शाह लोधी जो कि निजाम खान के नाम से भी जाना जाता था, वो सिकंदर शाह लोधी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसकी माँ सैबंद एक सुनार की बेटी थी। तो आज हम सुल्तान सिकंदर लोधी के जीवन के पहलुओं का विवेचन करने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों, और वह प्रश्न है कि सुल्तान सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति। विद्यार्थियों, सिकंदर लोधी काफ़ी परिश्रमी माना जाता था, काफ़ी व्यवहारिक सुल्तान, काफ़ी न्यायप्रिय सुल्तान, और ऐसा कहा जाता था कि वह प्रातःकाल से लेकर मध्य रात्रि तक न्याय कार्यों में संलग्न रहता था और उसके दरबार में कई काजी और कई उलेमा लोग इस बात के लिए हमेशा पाबंद थे कि किसी व्यक्ति के न्यायोचित अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो इस प्रकार के दिल्ली सुल्तान के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि सुल्तान की धार्मिक नीति। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक नीति का विवेचन जब भी किया गया तो उसमें सुल्तान सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति को इतिहासकारों ने काफ़ी कट्टरता से युक्त बताया और ये कहा कि खुद इतिहासकारों का ये आकलन था कि सुल्तान सिकंदर लोधी काफ़ी धार्मिक नीति के मामले में काफ़ी कट्टर था और स्वयं उसने अपने शहजादा काल के अंतर्गत कई मंदिरों को तोड़ा और ऐसा कहा जाता है कि उसे नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के पास मांस तोलने के हिसाब से भेजा। ऐसा कहा जाता है कि उसने बोधन नामक एक हिंदू विद्वान को मृत्युदंड इसलिए दिया क्योंकि उसका ये कहना था कि सच इस्लाम और हिंदू दोनों में भी है, अर्थात हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ही सच्चाई के गुणों से युक्त हैं। उसने कठोर धार्मिक नीति का अनुकरण करते हुए सुन्नी इस्लामिक सिद्धांतों पर चलते हुए उसने अपने राज्य की इस्लामी प्रजा के लिए अपने पीरों की दरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी गई। सूफियों की दरगाहों पर जाने पर उसने उन चीज़ों को रोक दिया गया और ये कहा जाता है कि इवन एक बार उसने गुस्से में आकर जौनपुर की प्रसिद्ध शर्की सुल्तानों द्वारा निर्मित मस्जिद को भी तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कहते हैं कि उसने वह आदेश एक बार वापस ले लिया। सुल्तान सिकंदर लोधी की कठोर धार्मिक नीति का जब भी विश्लेषण किया जाता तो एक बड़े आश्चर्य की बात पैदा होती है कि एक हिंदू माँ का पुत्र होने के बावजूद सुल्तान सिकंदर कितना धार्मिक दृष्टि से कितना कट्टर था। सुल्तान सिकंदर की धार्मिक नीति के एक पहलू का विवेचन करते हुए इतिहासकार के.एस. लाल ने लिखा है कि सुल्तान सिकंदर लोधी ने जिस धार्मिक नीति को अपनाया इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कट्टरता की थी, लेकिन ये नीति कोई अलग नीति नहीं थी। ये नीति लगभग उसी प्रकार की नीति थी जो उसके पहले के दिल्ली सुल्तानों के समय से चली आ रही थी। वो कहते हैं कि खुद फिरोज तुगलक ने भी कठोर धार्मिक नीति को अपनाया, लेकिन सिकंदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कट्टरता का आरोप इसलिए लगाया गया कि यह शताब्दियों की मानसिकता का अंतर था। इतिहासकार के.एस. लाल का कहना है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी हिंदुस्तान के इतिहास में धार्मिक पुनर्जागरण का और मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का और सूफी विचारधाराओं के विकास का समय था। तो एक ऐसे दौर में जबकि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विचार दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, परस्पर सहयोग की नीति की बात हो रही है, धार्मिक उदारता की बात हो रही, तो ऐसी स्थिति में सुल्तान सिकंदर लोधी के ये सामान्य कदम जो कि अगर 14वीं शताब्दी में होते तो इतने कट्टर नहीं माने जाते,
लेकिन अब इस दौर के अंदर इन विचारों को ज़्यादा कट्टरता की दृष्टि से देखा गया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहासकार के.एस. लाल का यह कथन काफ़ी तार्किक है, लेकिन विद्यार्थियों इसके बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी को धार्मिक कट्टरता के आरोप से पूरी तरीके से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। कट्टरता तो उसमें थी। तो अब हम आइए विद्यार्थियों सुल्तान सिकंदर लोदी के जीवन के कुछ अन्य पक्षों का और मूल्यांकन करते हैं। मैंने आपको बताया कि सुल्तान सिकंदर अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काफ़ी जागरूक रहता था। उसके समय में एक विशेष प्रकार के गज का निर्माण किया गया भूमि के नाप के लिए, जो गज ए सिकंदरी कहलाता था, जो लगभग 30 इंच के आसपास का एक गज होता था। उसने व्यापार वाणिज्य और कृषि की समृद्धि की तरफ विशेष ध्यान दिया। उससे तमाम आंतरिक करों को समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके समय में किसान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ और व्यापारी वाणिज्यिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हुआ और राज्य की आय भी बढ़ी। सुल्तान खुद शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक था। उसने अपने अफगान सरदारों के बच्चों को शिक्षा दिलाने की कोशिश की, ताकि वह ये चाहता था कि अगर उसके अफगान सरदारों के बच्चे यदि तालीम हासिल करते हैं तो उनकी कबीलाई प्रवृत्ति को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, उनके उद्दंडता की प्रवृत्ति को काफ़ी हद तक संतुलित किया जा सकता है। और इतिहास काफ़ी हद तक विद्यार्थियों इस बात का गवाह है कि सुल्तान सिकंदर लोदी अपने इस अभियान में काफ़ी हद तक सफल रहा। सुल्तान सिकंदर लोदी के बारे में विद्यार्थियों ये भी कहा जाता है कि उसके समय में एक बात जरूर कही जाती है कि उसके समय में चाहे लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास, चाहे उसके प्रयासों से लोगों में अध्ययन के प्रति, साहित्य के प्रति रुचि का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके समय में जरूर यह प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। खुद सुल्तान सिकंदर लोदी के आदेश के ऊपर आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया, फरंगे सिकंदरी के नाम से। इसी प्रकार से खुद सिकंदर लोदी संगीत में काफ़ी रुचि लेता था और बांसुरी में भी उसकी विशेष रुचि थी। उसके समय में संगीत विद्या पर आधारित एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी। उसके दरबार में रात्रि के समय में सितर विद्वान उसके पलंग के आसपास इकट्ठा होते थे और उससे कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में बातचीत करते थे। तो कहने का मतलब है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा एक प्रकार से साम्राज्य में व्यवस्था कायम की। उसने अपने अफगान सरदारों की उद्दंडता प्रीता की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया और उसने अपने अफगान सरदारों में इस बात का अच्छी तरीके से एहसास कराया कि वे सुल्तान का सम्मान करने के लिए बाध्य है और सुल्तान है और वे सुल्तान के पदाधिकारी है। सुल्तान के प्रति अपने सरदारों में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए सिकंदर लोदी ने आदेश जारी किया कि जब भी कोई राजकीय फरमान या शाही आदेश दिल्ली के द्वारा जारी होगा तो हर अफगान सरदार की ये जिम्मेदारी है कि अपनी राजधानी या अपने केंद्र से 6 मील आगे आकर उस आदेश की अगवानी करेगा और उस आदेश की पालना करेगा। उसने 22 अफगान सरदारों के विद्रोह को नियंत्रित किया। ये 22 अफगान सरदार सुल्तान के छोटे भाई फतेह खान को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, नया सुल्तान बनाना चाहते थे और सुल्तान सिकंदर के खिलाफ बगावत करना चाहते थे। लेकिन फतेह खान ने, जो कि अपने भाई के प्रति काफ़ी वफादार था, इसकी सूचना अपने भाई को दी और परिणाम ये हुआ कि सुल्तान सिकंदर ने इन 22 अफगान विद्रोहियों को कत्ल करवा दिया या कारागार के अंदर डाल दिया। ऐसा करने के साथ ही सुल्तानी पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को एक ऐसा नवीन स्वरूप और एक नवीन आयाम मिला जिसके बारे में कभी बहलोल लोदी विचार भी नहीं कर सकता था और इब्राहिम लोदी तो इस संकल्पना के काफ़ी नज़दीक तक नहीं जा सकता था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने विद्रोही अफगानों को नियंत्रित तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ जो पुराने अफगान चले आ रहे थे, जो वृद्ध अफगान सरदार थे, जो वफादार अफगान सरदार थे, उनकी भावनाओं को उसने पूरा सम्मान किया, उनकी भावनाओं को उसने ठेस नहीं पहुंचाया। बस केवल वो ये चाहता था कि उसके अफगान सरदार
उसका सम्मान एक सुल्तान मानकर करें। और अपने इस उद्देश्य में सुल्तान सिकंदर लोदी पूरी तरीके से कामयाब हुआ। सुल्तान सिकंदर लोदी की कायम की गई इस नीति को यदि उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी केवल अपनाकर ही चलता तो भी हिंदुस्तान में मुगलों का राज्य कायम होना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोदी एक ऐसे भ्रम में रह गया। उसे लगा कि वाकई वह अकेला अफगानों की स्वतंत्रता प्रेरिता की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए जिस योग्यता और काबिलियत की जरूरत, जो काबिलियत और योग्यता सिकंदर शाह लोदी में थी, वह इब्राहिम में नहीं थी। और अपनी क्षमताओं को पहचाने बिना उसने अपने अफगान सरदारों को निरंकुश तरीके से कुचलना चालू किया और परिणाम ये हुआ कि स्थितियाँ दिन प्रतिदिन सल्तनत के लिए बदतर होती चली गई। सुल्तान सिकंदर लोदी अपने जीवन के अंतिम दिनों में बयाना की तरफ गया था और बयाना में उसे कहते कि गले की बीमारी लग गई और वहाँ से वो वापस दिल्ली की तरफ आया और दिल्ली पहुँच भी गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद एक समझौता हुआ और ये सभी सरदारों ने मिलकर तय किया कि दिल्ली की सत्ता इब्राहिम को मिलेगी और जौनपुर की सत्ता इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खान को दी जाएगी। और इब्राहिम ने कहते कि इस बात को स्वीकार भी कर लिया दोनों भाइयों ने। और जलाल खान अपना सैन्य दल को लेकर जौनपुर अपने कार्यभार को ग्रहण करने के लिए निकल पड़ा। कहते कि इसी बीच कुछ सरदारों ने इब्राहिम को भड़का दिया जलाल खान के खिलाफ और कहा कि साम्राज्य का बंटवारा सल्तनत के हित में नहीं रहेगा, इसलिए आप अपनी बातों से पलट जाइए। और यही हुआ, इब्राहिम अपनी बात से पलट गया। तो आगे चलकर दोनों भाइयों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसकी जानकारी मैं आपको आगे की कक्षा में दूंगा। लेकिन इससे एक बात जाहिर हो जाती है कि सल्तनत को संभालने के लिए इन परिस्थितियों में सिकंदर जैसे ही व्यक्तित्व की जरूरत थी। सिकंदर शाह लोदी वह शक्तिशाली लोदी सरदार जिसने कि एक बार ये कहा था कि यदि मैं अपने सरदारों को यह आदेश दूं कि मैं एक गुलाम को पालकी में बैठा रहा हूँ और तुम्हें इस गुलाम की पालकी को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाना है, तो वो मना नहीं करेंगे। यद्यपि यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, लेकिन यह पूरी तरीके से अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे ताकत थी, इसके पीछे आत्मविश्वास था सुल्तान सिकंदर शाह लोदी का। सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने आगरा का निर्माण करवाया। आगे की कक्षा में विद्यार्थियों लोदी सल्तनत से जुड़े हुए और तथ्यों के बारे में आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।